स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2024 के व्यापम के एग्जाम में आया था। इसमें बोला एक चल कुंडली धर्मापी है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का अंदर जो तांबे की कॉइल है उसके एरिया ए है, उनमें फेरों की संख्या n है, करंट आई जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र बी है। तो हमें उसमें बल अघोर निकालना है। बल अघोर मतलब उसमें कॉइल को घुमा दिए। चल कुंडली धर्मापी में एक चुम्बक N और यहाँ पे S है ना, इसके बीच में तांबे की कॉइल होती है ना, और इससे एक इंडिकेटर जुड़ा होता है। तो जैसे इसमें करंट पास होता है तो ये चुम्बक बन जाती है। इसमें एक फोर्स अंदर की ओर एक फोर्स बाहर की ओर लगेगा जिससे घूमेगी। तो जो घूमना है वो पूछ रहा है ना बल अघोर। तो बल अघोर का फॉर्मूला इसमें पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। बल अघोर फॉर्मूला हम टाउ से शो करते हैं। तो N मतलब फेरों की संख्या के समानुपाती होता है, आई उस करंट के भी समानुपाती होता है, एरिया वेक्टर के समानुपाती होता है, एरिया के, और चुंबकीय क्षेत्र और साइन थीटा है ना। लेकिन एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, जिससे टाउ बराबर NIAB, ये इसका आंसर था। इसको हम अच्छे से आज एक्सप्लेन करेंगे है ना कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। हाँ, चल कुंडली धर्मापी आपने देखा होगा, इसे डायग्राम में दिया जा रहा है ना कि यहाँ पे एक कॉइल होती है, ये अंदर कॉइल लगी हुई ना आयता शेप की ना, और यहाँ पे चुम्बक रखी है N और ये S है ना। जैसे इसमें करंट सप्लाई करेंगे, ये प्लस ये माइनस, तो इसमें करंट का मोशन होगा ना, इलेक्ट्रॉन का मोशन, जिससे ये मैग्नेट बन जाएगी। और बाजू में मैग्नेट और रखी हुई है जिसे रिपल करेगी, जिससे वो घूमेगा, और घूमेने के से रीडिंग पहले जीरो होगी, जैसे करंट आएगा है ना इस मोशन होगा। इससे पता चल जाएगा कि सर्किट में है ना करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब विद्युत धारा सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। इसको हम अब डीप से पढ़ते हैं। चल कुंडली धर्मापी मतलब मोशन कॉइल गैल्वेनोमीटर है ना। तो विद्युत धारा सूचक है ना, डिटेक्शन करता है ना। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए कि सर्किट में विद्युत धारा सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। अब देखिए विद्युत धारा सप्लाई हो रही है तार में, हमको दिखता तो नहीं है। अगर हमने इसमें बल्ब लगाया है तो हमें दिख जाएगा, लेकिन अगर हमने बल्ब नहीं लगाया और उसमें सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम कैसे पता करेंगे, और कितना हो रहा है। छू को तो पता नहीं कर सकते हम है ना कि बॉडी में करंट लग जाएगा। और माइक्रो करंट जैसे अपना चार्जर है ना, चार्जर के करंट को छू तो हमको फील भी नहीं होता। तो इसके लिए एक उपकरण होता है ना, उसका नाम क्या है, चल कुंडली धारामापी है ना, जिससे हम पता लगाते हैं कि सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो चल कुंडली धारामापी क्या है, विद्युत धारा का सूचक है ना, मतलब क्या होता है, जिससे हमें डिटेक्शन है ना पता लगा देना, सूचक होता है ना। इसका प्रयोग हम, और उसका कितना नंबर्स ऑफ करंट जा रहा है ना, स्मॉल करंट को भी बता देगा है ना, इसमें आ जाएगी, विक्षेप आ जाएगा। चल कुंडली धर्मापी में चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही कुंडली पे बल अघोर पे आधारित होता है ना। अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि गैल्वेनोमीटर किस पे बेस होता है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र में करंट फ्लो करेंगे तो इसमें फोर्स लगता है, एक फोर्स लगता है अंदर की ओर, एक फोर्स बाहर की ओर। इसे बोलते हैं फोर्स कपल, हिंदी में बोलते हैं बलगीमन, जिससे वो घूमेगा तो इसे बोलेंगे बल अघोर पर आधारित होता है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, चल कुंडली धर्मापी। इसमें तांबे की पट्टी पे है ना, तांबे लिपटी कुंडली होती है, दिख रहा होगा ये तांबे की में लिपटी होती है ना। दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं ना, N और S होते हैं ना, और बीच में एक क्या होता है, इंडिकेटर लगा होता है ना। तो जैसे ही इसमें तांबे की कॉइल में करंट आएगा, तो आपको पता ही है कि अगर तार में करंट आ गया तो तार चुंबक बन जाती है। और बाजू में चुंबक और रखी हुई है, जिससे एक में अंदर की ओर और एक में बाहर की ओर फोर्स लगेगा, और दो फोर्स लगेंगे है ना सेम, तो वो कॉइल है वो घूमेगी, और जितना वो घूमेगी उससे पता कर लेंगे तार में कितना करंट है। अगर करंट ज़्यादा है तो विक्षेप ज़्यादा होगा, अगर करंट कम है तो विक्षेप कम होगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि करंट है कि नहीं है। है ना, ये भी पढ़ लीजिएगा। चल कुंडली धर्मापी का सिद्धांत क्या है ना। तो नर्म लोहे पे ना, आपको पता ही है लोहा दो तरह का होता है, एक हार्ड एक सॉफ्ट। तो कठोर लोहा वो होता है जिस लोहे में क्या होता है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो जाए है ना, तो वो कौन सा होता है, हार्ड। और जिस लोहे में कार्बन की मात्रा नहीं होती है ना, कार्बन एब्सेंट होता है, ना के बराबर होता है ना, वो होता है नम लोहा है ना। तो नम लोहा यूज करते हैं। शक्तिशाली चुंबक होती है N और S होती है ना, इसमें विद्युत धारा सप्लाई की जाती है ना तांबे की कॉइल के ऊपर।
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे तांबे की तार में करंट का फ्लो होगा, विद्युत धारा, तो आपको पता ही है कि अगर आवेश मोशन में है तो उस तार, भले वो तांबे की तार है, वो कैसा बिहेव करेगी, चुम्बक का, है ना। तो जैसे इस तांबे की कॉइल में करंट आया तो वो चुम्बक बन जाती है, जिससे एक फोर्स नीचे की ओर और एक फोर्स ऊपर की ओर लगता है, जिससे वो घूमेगी। और यहाँ पे इंडिकेटर लगा होता है जो हमें बता देगा ना कि करंट है कि नहीं है और कितना करंट है। अगर ज़्यादा करंट है तो ये ज़्यादा विक्षेप करेगी, कम करंट है तो कम करेगी, है ना। तो गैल्वेनोमीटर का यूज हम करंट, है ना, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका पता लगाने के लिए हम करते हैं, है ना। इसमें तांबे की और इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, है ना, और फिर एक तांबे के लिपटे हुए रहते हैं। ये देखिए, है ना, एक डायग्राम बनाया हुआ है ना, ये डायग्राम है ना, ये क्या है, तांबे की कॉइल है, इससे इंडिकेटर लगा हुआ है ना। और जैसे इसमें करंट फ्लो होगा ये घूमेगा, इससे पता चल जाएगा करंट का फ्लो हमें कितना हो रहा है। अभी इसका एक फॉर्मूला है, यही एग्जाम में आया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि तांबे की प्रवाही जाती है तो बल अंकुर कितना होता है, तो कितना होता है, टाउ NIAB साइन थीटा, है ना। मतलब जो कॉइल घूमेगी, है ना, वो बल अंकुर समानुपाती होता है किसका, है ना, कितने फेरे हैं N के, फिर बल अंकुर टाउ समानुपाती होता है किसके, विद्युत धारा के, फिर टाउ समानुपाती होता है कॉइल के एरिया के, फिर टाउ समानुपाती होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल चुंबकीय क्षेत्र के, है ना, और टाउ समानुपाती होता है साइन थीटा के। तो अगर हम कॉइल में ज़्यादा तार लपेट दें, है ना, तो क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, धारा सप्लाई कर दें ज़्यादा तो ज़्यादा घूमेगा, है ना। एरिया बढ़ा दें कॉइल का तो ज़्यादा बल आघूर्ण जनरेट होगा, जिससे वो और घूमेगी, और है ना, जितना ज़्यादा चुम्बक का पावर बढ़ा दें उससे भी क्या होगा, बल आघूर्ण बढ़ जाएगा। और ये एंगल, है ना, एंगल अगर परपेंडिकुलर है ना, तो लगने वाला जो बल, जो उसमें है ना, बल बन फोर्स लग रहा है घुमाने वाला ना, फोर्स का बल युग्म में, और मैग्नेट के बीच में जो एंगल होगा वो 90 होना चाहिए। अगर वो 0 है तो मोशन नहीं होगा, 90 होना चाहिए ना। तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा ना कि जो बल आघूर्ण है वो किस किस पे बेस होता है ना। तो फिर से देखेंगे अपन किस किस पे बेस होता है। एक जो टाउ है वो बेस होता है किसके, नंबर ऑफ कॉइल, कितने इसमें लपेटे गए हैं ना फेरे, और किसके समानुपाती होता है, करंट के, और किसके समानुपाती होता है ना, एरिया, जो कॉइल लिपटी हुई इसके एरिया के, और बल आघूर्ण समानुपाती होता है किसके, चुंबक के, और समानुपाती होता है किसके, कि जो कॉइल की तार है उसमें लगने वाला जो फोर्स है ना, जो फोर्स बन रहा है, और वो, और मैग्नेट का जो है ना डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ये इसका फॉर्मूला होता है, सबको मिला देंगे तो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, यही एग्जाम में आया था। यहाँ पे N क्या है, फेरों की संख्या, B चुंबकीय क्षेत्र, A कुंडली का एरिया, है ना, ये बता रहा है ना, और है ना यहाँ पे, और एरिया वेक्टर है ना, और थीटा 0 है तो बराबर क्या होगा, 0 होगा। और अगर हाँ, अगर जो कॉइल है जो अंदर घूम रही है उसका एरिया वेक्टर, और जो मैग्नेट लगी है ना N और S, ठीक है, उसका बीच में अगर एंगल 90 है तो बल आघूर्ण क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना। एरिया वेक्टर, जो एरिया वेक्टर है वो क्या होता है कि जो कॉइल है, कॉइल में जो परपेंडिकुलर है ना, वो होता है एरिया वेक्टर, है ना। जो तांबे की कॉइल है उसका जो सरफेस है उसमें जो लंब है ना, उसे बोलते हैं क्या, एरिया वेक्टर। वैसे जो एरिया होता है वो स्केलर है, अदिश है, लेकिन यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा कि जो तांबे की कॉइल है उस पर जो परपेंडिकुलर है ना 90 का, है ना, उससे बोलते हैं हम क्या, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर जो ए है, और जो चुम्बक है ना N और S, है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, चुंबकीय फील्ड हो जाएगा। चुंबकीय फील्ड का डायरेक्शन B, है ना, ये दोनों कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर, तभी मैक्सिमम रीडिंग आएगी, है ना। माने समझते में एथन है ना, एथन मतलब तार घूमेगी तो तार में कुछ एथन होगा, तो एथन को हम फाई से डिनोट करना है ना। तो जो एथन होगी वो किसके समानुपाती हो जाएगी, करंट के, है ना, आई, है ना, समानुपाती किसकी होगी, और जितना ज़्यादा करंट होगा उतना वो घूमेगा। ये पढ़ लीजिएगा, ये इसका ही डायग्राम बनाया गया है ना चुंबकीय थेरेपी में ना। तो ये जो करंट है वो
समानुपाती होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, विक्षेप के। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा विक्षेप। तो इस पर कुंडली में धारा जो बह रही है वो क्या होगी, विक्षेप की क्या होगी, समानुपाती अनुपाती होगी ना। ठीक है, आई समानुपाती क्या हो जाएगा, विक्षेप, है ना। तो जैसे हम करंट का पता लगा लेंगे, कितना करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब पढ़ेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है वो कितना सेंसिटिव है ना। तो हम कैसे निकाल लेंगे, करंट है ना, मतलब जो वो विक्षेप कर रहा है अपॉन करंट, है ना। तो विक्षेप अपॉन विद्युत धारा, है ना, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें उसकी क्या निकल आएगी कि गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है ना। इसको याद कर लीजिएगा ना, ये भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में टॉर्क मतलब वही बल अगुण है ना। तो यहाँ पे कुंडली में फिर होगा संख्या n, है ना, कुंडली का इफेक्टिव एरिया A, है ना, धारा I और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B हो जाएगा ना। जो अपन ने पढ़ा था टाउ बराबर कितना हो जाएगा, N/I/A/B, है ना। ये इसका फार्मूला हो गया ना। और साइन थीटा, है ना, अगर साइन 90 है ना, तो ये फार्मूला होगा। और साइन अगर 0 है मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच अगर दोनों समांतर हैं तो फिर टाउ 0 होगा ना। अगर ए एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच है ना, थीटा अगर 0 है तो टाउ भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जब एरिया वेक्टर है ना, तो एरिया वेक्टर ए और बी इनके बीच थीटा कितना है, 90 है ना, तब टाउ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इसका एक बार फिर से हम सिद्धांत पढ़ लेते हैं कि धारा मापी, है ना, धारा वहन करने वाली कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय में, है ना, चुंबकीय टॉर्क, तो टॉर्क मतलब बल आघूर्ण उत्पन्न होता है जो उसको घुमाने की कोशिश करता है ना। और जो करंट और धारा होती है वो समानुपाती होती है किसके, विक्षेप के, है ना। ठीक है ना, ये इसका फार्मूला हो गया। एक आयताकार कुंडली में टॉर्क, है ना, टाउ बराबर कितना हो जाएगा, NBI है ना। कुंडली में टॉर्क मतलब क्या होता है, बल आघूर्ण, है ना, जो किसी को क्या करेगा, घुमा देगा ना, बल आघूर्ण। यही बल आघूर्ण क्या है, विक्षेप, है ना, विचलन। और विक्षेप से पता चलता है कि करंट प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। ये इसका डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि n जितना अधिक होगा टॉर्क उतना अधिक होगा। अभी पढ़े अपन टॉर्क टाउ समानुपाती n, है ना। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, जितने कॉइल में अपन तांबे की तार को लपेटेंगे। b मतलब मैग्नेट, अगर चुम्बक जितना शक्तिशाली होगा तो टॉर्क भी कितना होगा, ज़्यादा होगा। फिर I, है ना, टॉर्क समानुपाती किसके, I के। I मतलब करंट जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उतना अधिक होगा, टॉर्क मतलब बल आघूर्ण जिसको घुमाएगा। और ए मतलब क्या है, कॉइल का इफेक्टिव एरिया, है ना, प्रभावी एरिया। जितना अधिक होगा बल आघूर्ण जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा सुई घूमेगी, उतना अच्छा क्या होगा, उतना ज़्यादा वो क्या होगा, सेंसिटिव होगा, है ना। उसमें अंदर, है ना, ज़्यादा अपन को कम विद्युत धारा में ज़्यादा अच्छी रीडिंग शो करेगी। विद्युत का सिद्धांत क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पे बल, जब एक आयताकार कुंडली में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत धारा सप्लाई करती है, तो उसमें एक फोर्स कपल लगता है ना। जो कॉइल है, जैसे कॉइल में करंट आएगा, एक फोर्स लगेगा अंदर की ओर, एक फोर्स लगेगा बाहर की ओर, जिससे वो कॉइल घूमेगी। और जो घूमेगी तो वहीं से इंडिकेटर लगा होगा, है ना, तो इंडिकेटर हमें क्या बता देगा, रीडिंग बता देगा, करंट प्रेजेंट है कि करंट एब्सेंट है। अगर रीडिंग आ रही है इसका मतलब करंट सप्लाई हो रहा है, अगर रीडिंग नहीं आ रही है इसका मतलब करंट सप्लाई नहीं हो रहा। टॉर्क, है ना, टॉर्क उसको घुमा देगा, टॉर्क जो है उसको घुमा देगा ना। बल आघूर्ण मतलब टॉर्क, बल युग्म। बल युग्म क्या होता है, जब किसी चीज़ पे दो फोर्स लगते हैं, एक फोर्स लगता है ना, अंदर की ओर, एक बाहर की ओर, मतलब दो फोर्स लग रहे हैं, एक साथ लग रहे हैं और दोनों का जो अमाउंट है, परिणाम वो बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग, उसे बोलते हैं हम क्या, बल युग्म, फोर्स कपल, है ना। किसी भी चीज़ पे लगने वाले दो बल, एक बल अंदर की ओर, एक बल बाहर की ओर, है ना। ये जो बल होते हैं इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, परिणाम मतलब अमाउंट, अगर इक्वल है लेकिन अगर डायरेक्शन इनकी क्या है, अपोजिट, विपरीत, तो उसे हम फोर्स कपल कहते हैं ना। जिसके कारण क्या होगा, वो घूमेगा ना, बल आघूर्ण होगा। तो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला हो गया
NIAB साइन थीटा, यही एग्जाम में आया था। N जहाँ फेरों की संख्या, I विद्युत धारा, A क्षेत्रफल है, B चुंबकीय क्षेत्र, थीटा है ना, थीटा क्या होगा, सदिश है ना, थीटा क्षेत्रफल सदिश है ना, एरिया वेक्टर, और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण है। थीटा 90 है तो टाउ का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। विक्षेप है ना, कुंडली में क्या हो जाएगा, विक्षेप। तो जो कुंडली है उसमें है ना बल आकोण कुंडली में घुमाता है, संतुलन की अवस्था में कुंडली में ऊपर ईंधन के क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे करंट आएगा वो उसमें विक्षेप आ जाएगा, और जैसे बंद करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा ना। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है जिसको फिर से नॉर्मल, तो स्प्रिंग की एथन बोल रहा है ना। अब हाँ, अब जो ये विक्षेप होगा वो किसके समानुपाती होगा, करंट के ना। तो करंट समानुपाती किसके हो जाएगा, विक्षेप के। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा विक्षेप, उससे हम क्या कर लेंगे, रीडिंग ले लेंगे ना, और सटीक रीडिंग आएगी। ये इसका मेन प्रिंसिपल है। ये एक है ना गैल्वेनोमीटर का डायग्राम दिया होगा। ये क्या है, मैग्नेट हो गई, ये फ्रेम हो गया ना जिसमें तांबे की कॉइल लिपटी हुई है ना, ये इंडिकेटर हो गया ना, ये स्प्रिंग जिसको फिर से उसी अवस्था में लाएगी है ना। तो जैसे करंट फ्लो होता है ना, यहाँ पे एक चूल मतलब ऐसे करंट सप्लाई होगा, एक पॉजिटिव करंट था, एक होगा निगेटिव। तो जैसे आया तो ये करंट फ्लो मतलब इसमें करंट का फ्लो होगा, तो मतलब अंदर की ओर एक बार बाहर की ओर, एक बार नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर, तो एक फोर्स लगेगा अंदर, एक फोर्स लगेगा बाहर। और तो दोनों फोर्स अगर एक साथ लग रहे हैं ना लेकिन डायरेक्शन अलग अलग, उसे बोलते हैं फोर्स कपल है ना, बलिंग। और जहाँ पे बलिंग लगा तो वो चीज़ घूम गई है ना, और घूमी तो उसे क्या बोलेंगे अपन, बल अगौड़ है ना, टाउ बोलते हैं ना। ये है, ये दिया हुआ है 3D डायग्राम है इसका है ना। तो यहाँ पे देखिए है ना, ये करंट सप्लाई हो रही है यहाँ से, और फिर ये तार गई है ना, करंट ऐसे जा रहा है ना, ये गया ऐसे गया, फिर ऐसे बार बार कॉइल फेरे वो संख्या है ना, और फिर यहाँ से चला गया ना ये N। तो जैसे इसमें करंट का फ्लो होगा, तो जैसे ही हमने करंट का फ्लो हो रहा है यहाँ पे है ना, ऐसे है ना, तो इसमें एक फोर्स लगेगा है ना ऊपर की ओर, इसमें फोर्स लगेगा कहाँ, अंदर की ओर है ना। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स है ना। फ्लेमिंग में आपको पता ही है कि जो ये थंब अंगूठा हो गया, ये उंगली हो गई, ये बीच वाली उंगली हो गई ना, तो ये हो गया F, जो हमें क्या बताएगा, फोर्स, ये बताएगा मैग्नेटिक एरिया, और ये मोशन, करंट का मोशन है ना। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से हम निकाल लेते हैं ना, मदर फादर चाइल्ड है ना, इस मामले से। तो अगर आ जाए कि धारामापी में जो कॉइल पे जो फोर्स कपल लगता है उसका डायरेक्शन हम किससे निकालते हैं ना, तो क्या बताओगे, बाएं हाथ के नियम से ना, लेफ्ट हैंड के नियम से ना। तो जो अंगूठा होता है वो क्या बताता है, लगने वाला फोर्स है ना, बीच वाली उंगली क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, और उसके बाजू वाली उंगली क्या बताती है कि है ना, मोशन ऑफ करंट, चार्ज का मोशन बताता है ना। ये उसको फिर अलग से पढ़ेंगे है ना, तभी पढ़ लीजिएगा। धारामापी मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर जो फोर्स लगता है ना कॉइल पे, जो उसे घुमाता है, तो फोर्स की डायरेक्शन हम किससे निकालते हैं ना, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ना, बाएं हाथ के नियम से है ना। तो अंगूठा किसको बताता है, लगने वाले फोर्स को है ना। तो इसमें एक फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, एक फोर्स लगेगा अंदर की ओर, और दो फोर्स एक साथ लग गए तो वो रोटेट हो जाएगी ना, घूमेगा। और जब घूमेगा तो रीडिंग भी आ जाएगी, जिससे हम क्या कर लेंगे, करंट को बता देंगे, करंट है ना फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, और कितना फ्लो हो रहा है, ज़्यादा होगा तो रीडिंग ज़्यादा होगी, कम तो कम होगा। अच्छा हाँ, करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो विक्षेप भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये डायग्राम है इसका ना। ये इसका एक और डायग्राम है ना, यहाँ पे इसके पीछे मशीन लगी होती है जो हमें बता देगा जीरो है, इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है ना। वो करंट हम चेंज करेंगे तो एक बार इधर, अगर धारा बदल ली, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देंगे तो इधर जाएगा ना। अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं ना, जो आपके एग्जाम की इससे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पूछ रहा है कि गैल्वेनोमीटर है ना में, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, मोशन कॉइल गैल्वेनोमीटर में है ना, टॉर्क किसके समानुपाती होता है। अभी पढ़ा हमने, टॉर्क किसके समानुपाती होता है, आई के टॉर्क समानुपाती होता है, एन के टॉर्क समानुपाती होता है, बी के है ना। तो यहाँ पे लिखा है धारा के भी समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के भी होता है, एरिया के भी होता है ना। तो आंसर है डी है ना। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, ही एग्जाम में केमिस्ट्री में आया था ना, कि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, NIAB साइन थीटा है ना। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा ऑल्स है ना, कि जो बलांगुर होता है, जो घूम रही कॉइल, वो किसके समानुपाती होती है, सभी की समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, वे पूछ रहा है फॉर्मूला। हाँ, यही क्वेश्चन आया था कि आप बताइए कि
गैल्वेनोमीटर में, है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क, है ना, बल्ब का। तो फॉर्मूला क्या होता है, NABI। देखिए साइन थीटा भी होता है ना, हो सकता है आपके ऑप्शन में साइन थीटा रहता है, साइन थीटा, है ना, लेकिन अगर थीटा 90 है तो फिर एक साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए फिर ये हो जाएगा। चलो, कुंडली गैल्वेनोमीटर में, है ना, धारामापी में रेडियन चुंबकीय क्षेत्र में क्यों रखा जाता है ना, तो टॉर्क को अधिकतम बनाए रखने के लिए ना। क्या बना, अब ये बोल रहा है कि जो चुम्बक होती है वो गोल क्यों बनाई जाती है ना। अच्छा, चुम्बक चौकोर भी बनाई सकती है ऐसे, तो ऐसे में अच्छी रीडिंग नहीं आएगी ना, तो इसे हम गोल कर देंगे, है ना। तो ये बोल रहा है कि हम गोल क्यों बनाते हैं ना, तो रीडिंग अच्छी आए, क्या है, रीडिंग। बाकी हम चौकोर भी बना सकते हैं ना, तो जो चुम्बक होगी ये ले लें, तो इसमें रीडिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी ना, इसलिए हम चुम्बक का एरिया अंदर से कर लेते हैं, गोल कर लेते हैं ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्या, कि रीडिंग बल अघूर्ण अधिक आए ना, तो बल अघूर्ण अधिक आएगा तो रीडिंग क्या होगी, ज़्यादा आएगी, मतलब ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा गैल्वेनोमीटर, है ना। इसलिए ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम चुम्बक जो लेते हैं रेडियल लेते हैं, रेडियल मतलब अंदर से गोल होती है, क्यों, तो क्या लगाओगे, बल अघूर्ण, टॉर्क क्या हो, अधिकतम हो, ठीक है, इसका सब सेंटर की ओर होगा, इसलिए ना। और ऐसे होता तो सामने होता है तो उसमें उतनी अच्छी रीडिंग नहीं आती है ना। फिर बोल रहा है चल कुंडली धारामापी में विचलन किसके समानुपाती होता है ना, तो ये क्या होता है, धारा के समानुपाती होता है, वोल्टेज के नहीं होता, प्रतिरोध के नहीं होता, शक्ति के नहीं होता है ना, तो किसके होता है, धारा के। तो फॉर्मूले में देखे हैं टाउ, है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या, आई, है ना, तो किसके समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है ना। करंट का फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग होगी वो ज़्यादा आएगी। यदि चल कुंडली धारामापी में फेरों की संख्या, है ना, दुगनी कर दें, टॉर्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमने पढ़ा है कि टॉर्क समानुपाती होता है n। अब n को हमने क्या कर दिया है, 2n कर दिया है, n कितना कर दिया है, 2n, तो टॉर्क भी क्या होगा, 2 हो जाएगा ना, दुगना हो जाएगा। अगर फेरों की संख्या 100 थी, अब 200 कर देंगे तो रीडिंग क्या होगी, 1 थी तो 2 हो जाएगी, मतलब जो बल अघूर्ण होगा वो डबल हो जाएगा। चल कुंडली का उपयोग हम किस लिए करते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्यू, बहुत कम धारा मापने के लिए ना, किसी भी सर्किट में माइक्रो करंट का फ्लो हो रहा है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, मोशन कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं ना, करंट का फ्लो नापने के, करंट का फ्लो हो, अब देख के तो करंट का फ्लो हम बता नहीं सकते कि वायर में करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको पता ही है कि जब किसी भी तार में ना, चालक में, है ना, ठोस चालक मतलब तार में करंट प्रेजेंट है, एब्सेंट है ना, करंट फ्लो है कि नहीं है, उसके में केमिकल बदलाव नहीं होता, मतलब रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, तो तार में करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा हम देख के नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसलिए हम एक मशीन का यूज करते हैं ना, जो मैं बता दूँ, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का यूज कहाँ करते हैं हम, सर्किट में करंट का पता लगाने के लिए। कुछ गैल्वेनोमीटर में स्प्रिंग का कार्य क्या होता है ना, स्प्रिंग का काम ये होता है कि जो, है ना, कॉइल है उसमें मोशन हुआ फिर वो वापस आ जाए ना, तो इससे क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ तार उत्पन्न करना, प्रत्यास्थ मतलब पुनः उसे वापस ले आना है ना। जैसे रीडिंग आई तो जो इंडिकेटर था वो इधर आ गया, अब हमने बंद कर दिया तो वहीं रहेगा ना, तो उसको फिर से वापस लाने के लिए ना, ठीक है। तो स्प्रिंग लगी होती है, तो स्प्रिंग का काम क्या रहता है कि जैसे वो घूमा स्प्रिंग मुड़ जाती है ना, और जैसे ही हमने करंट सप्लाई बंद कर दी तो पुनः वापस आ जाए ना, अब पुनः वापस आ जाए उसे बोलते हैं इलास्टिक नेचर, तो इसका आंसर है सी, पत्ते इलास्टिक को हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रत्यास्थ तार उत्पन्न करता है ना, मतलब पुनः उसको, है ना, जीरो मिला है ना, पुनः जीरो मिला है किसको, इंडिकेटर को। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है ना। अगर हम क्या करेंगे, अब गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर बनाना है ना, अमीटर श्रेणी क्रम में लगाते हैं, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रतिरोध की तार जोड़नी पड़ेगी ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, शंट, है ना। तो आपको पता ही है ना, तो गैल्वेनोमीटर का यूज हम वोल्ट मीटर के रूप में भी कर सकते हैं, है ना, वोल्ट, और इसमें अमीटर में, दोनों में कर सकते हैं ना। तो गैल्वेनोमीटर का यूज अमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको एक शंट प्रतिरोध लगाना पड़ता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बदलने में क्या करना पड़ता है ना, श्रेणी प्रतिरोध लगाना पड़ता है, किसमें लगाना पड़ता है, श्रेणी प्रतिरोध, तब वो क्या बन जाएगा, जैसे मतलब ये सर्किट है, अब इस सर्किट में हमको यहाँ पे, है ना, मान लो ये बल्ब लगा है ना, अब इसका हमको विभवांतर नापना है ना, यहाँ पे विभवांतर क्या है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि अब हमारे पे वोल्ट बेस लगाते हैं, हमारे पे वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर, लेकिन वोल्ट मीटर तो हमारे पास है नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं ना, है ना। लेकिन यहाँ पे एक बाजू में क्या लगा देंगे, संत प्रतिरोध लगा देंगे ना। इसी प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, संट वायर लगाते हैं ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, कि गैल्वेनोमीटर का यूज हम दो तरह से कर सकते हैं ना। एक उसको वोल्ट मीटर में बदल के, एक उसको अमीटर में बदल के। तो अमीटर में जब बदलना है, अगर इसी क्वेश्चन है, अगर ये सर्किट हो गया अपना, है ना, अब इसमें कितना करंट का फ्लो हो रहा है, इसको नापने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा दिया हमने क्या, गैल्वेनोमीटर, है ना, सीरीज क्रम में। आपको पता ही है कि अमीटर किस में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है ना। लेकिन इसमें जो वायर लगाई जाएगी ना, संट की जो वायर लगेगी ना, वो हम कैसे लगाएंगे, समांतर क्रम में लगाएंगे, ये, ठीक है ना। तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा ना। गैल्वेनोमीटर को जब अमीटर में बदलते हैं, गैल्वेनोमीटर को जब हम किस में बदलते हैं, अमीटर में, तो जो प्रतिरोध की तार होती है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, संत प्रतिरोध, है ना, तो किस में लगाते हैं, समांतर क्रम में। देखो ऑप्शन में समांतर तो दे नहीं रहा है, तो किस में लगाते हैं, समांतर लगाते हैं ना, ठीक है। और जब गैल्वेनोमीटर का यूज हम वोल्ट मीटर में करेंगे ना, वोल्टेज नापने के लिए ना, तब हम क्या करते हैं कि ये हो गया गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे एक लगाते हैं क्या, एक प्रतिरोध लगाते हैं ना, संत बोलते हैं, लेकिन श्रेणी क्रम में लगाते हैं ना। तो ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये हुआ गैल्वेनोमीटर, ये हुआ गैल्वेनोमीटर। इसका यूज कर रहे हैं हम अमीटर में ना, क्या बनाने में कर रहे हैं हम, अमीटर में ना, अमीटर बनाने में। तो इसमें है ना संत लगाएंगे ना, ठीक है, किस में लगाएंगे, समांतर में लगाएंगे ना, ठीक। और गैल्वेनोमीटर का यूज कर रहे हैं कहाँ, हम वोल्ट मीटर में। गैल्वेनो का यूज कहाँ कर रहे हैं हम, है ना, वोल्ट मीटर में कर रहे हैं ना, वोल्ट मीटर में। तो अब जो वायर लगेगी प्रतिरोध की ना, जिसका नाम संट है ना, वो किस में लगाई जाएगी, श्रेणी में कम लगाइए ना। अगर आपको समझ में आया ठीक है, नहीं तो हम क्लास में समझा देंगे इसको, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर हमें क्या बताता है कि करंट है कि नहीं। अब इसी का यूज हम किस में कर रहे हैं, अमीटर, अमीटर बता देगा कि अमाउंट कितना है। तो इसको हम कहाँ लगाएंगे, सीरीज में, ठीक है। अमीटर का जो यूज होता है वो किस में लगाते हैं, सीरीज में। हाँ, लेकिन अब वो जल जाएगा, इसलिए हम एक प्रतिरोध की तार लगाते हैं, लेकिन तार कैसे लगाएंगे, समांतर में। ये पढ़ लीजिएगा। अब जो वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज नापता है, तो वोल्टेज का वोल्ट मीटर को हम कैसे लगाते हैं ना, समांतर क्रम में लगाते हैं ना। लेकिन इसमें जो वायर प्रतिरोध की वायर होगी संट, वो कहाँ लगाएंगे, श्रेणी क्रम में लगाएंगे। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि गैल्वेनोमीटर को अगर अमीटर में बदलना है, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस वायर होती है ना, संट, है ना, उसको कैसे लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जो प्रतिरोध की वायर होती है ना, संत जिसे कहते हैं ना, उसे किस में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में लगाएंगे, ठीक। लेकिन वोल्ट मीटर कैसे लगेगा सर्किट में, समांतर में, है ना, ठीक है। और अमीटर कैसे लगता है, सीरीज में लगता है ना। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना। तो गैल्वेनोमीटर का यूज हम दो तरह से कर सकते हैं, अमीटर के रूप में भी कर सकते हैं, वोल्ट मीटर के रूप में कर सकते हैं। चलो, गैल्वेनोमीटर का आधार सिद्धांत क्या है ना, सी, धारा जैसे ही कॉइल में आएगी, है ना, धारा वहन करने पे कुंडली पे लगने वाला बल। तो जैसे ही धारा का फ्लो, है ना, कॉइल में होगा विद्युत धारा का, तो वो चुम्बक बन जाएगी, और चुम्बक बन जाएगी और बाजू में चुम्बक और रखी हुई है, तो रिपल करेगी, तो लगने वाला बल। तो आंसर है सी। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में अधिकतम टॉर्क कब होगा ना, अधिकतम बल आघूर्ण कब होगा ना, तो जब, है ना, कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, लंबवत हो ना। मीन्स जो टॉर्क होगा वो अधिकतम कब होगा, जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक क्षेत्र दोनों क्या हो, लंबवत हों। एरिया वेक्टर आपको पता ही है कि जो कॉइल है उस पर जो लंब है ना वो, और जो चुम्बक हैं आजू बाजू, उनका जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसके बीच में जो एंगल होना चाहिए ना, वो 90 का होना चाहिए ना। ये लिखा है ना, लंबवत होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा जो होगा वो 90 होना चाहिए, ठीक है। तो साइन जो 90 होगा उसमें क्या होगा कि, है ना, अधिकतम टॉर्क लगेगा। लेकिन अगर साइन
जीरो है तो टॉर्क जीरो लगेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कॉइल रखी गई है, जो ये चुम्बक हो गई है ना, ये गोल चुम्बक हो गई और ये चुम्बक हो गई है ना, इसके बीच में जो कॉइल है ना, तो कॉइल का ऊपर जो लंब है ना और जो मैग्नेटिक क्षेत्र है उसके बीच में जो एंगल होना चाहिए वो 90 होना चाहिए ना। 90 को हम क्या बोलते हैं, लंबवत, परपेंडिकुलर। तभी अधिकतम क्या होगा, टॉर्क लगेगा, बलाघूर्ण लगेगा। ठीक है, मतलब ए और बी है ना, ये क्या है, कुंडली का है ना सदिश, है ना, कुंडली के एरिया का सदिश, कुंडली के एरिया का सदिश। और बी क्या है, चुम्बक का, चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो कॉइल है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो, और बी आपको पता ही है कि जो चुम्बक है एन और एस, इनके बीच का चुम्बकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, उसके बीच में जो एंगल होना चाहिए 90 होना चाहिए, है ना। आपने क्या पढ़ा कि साइन जो है ना, साइन थीटा जो है ना, तो थीटा होना चाहिए कितना, 90। अगर थीटा 90 है, अगर थीटा 90 है ना, तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और थीटा अगर जीरो है तो टाउ क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गैल्वेनोमीटर में चुंबकीय क्षेत्र स्वरूप कैसा होता है ना, गोल वाला होता है। कैसे होता है, रेडियल, है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे। इसमें अधिकतम बलघूर्ण जनरेट होगा ना। अगर ऐसा है तो उसमें उतना नहीं होगा ना, बीच में बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे बोला है गोल होना चाहिए ना, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूछ सकता है गैल्वेनोमीटर में चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, तो रेडियल होता है ना। कैसे होगा, रेडियल, है ना। यहाँ पे ऐसे ऐसे है ना, तो यहाँ पे जो चुंबकीय फील्ड होगा ना, चुंबकीय क्षेत्र, तो ऐसे जाएगा ना, रेडियल, ऐसे सेंटर की ओर क्या होगा, पूरा का पूरा कहाँ होगा, सेंटर की ओर होगा। जो एरिया वेक्टर हर कंडीशन में 90 हो, इसलिए एरिया। गैल्वेनोमीटर की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए ना, उसके और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए तो क्या करना चाहिए, फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, है ना। देखो ए ऑप्शन बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र घटा दिया है, नहीं, क्योंकि टाउ किसके समानुपाती होता है, बी के। अगर ये घटाएंगे तो बलाघूर्ण घट जाएगा। फेरों की संख्या बढ़ा दिया जाए, ये सही आंसर है ना। एन भी समानुपाती होता है, फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो ये बढ़ जाएगा। धारा घटा दी जाए, नहीं, अगर धारा घटाएंगे तो भी घट जाएगा, क्षेत्र घटा दिया नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए। यदि धारा को दुगुना कर दिया है तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, अपन ने पता है कि टाउ समानुपाती के होता हो तो किसके होता है, आई के। तो आई अगर दुगुना हो रहा है तो ये भी दुगुना हो जाएगा, तो बी आंसर होगा ना, कि जो रीडिंग होगी वो डबल आ जाएगी। गैल्वेनोमीटर की कुंडली किस धातु की बनाई होती है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। कैंडल की कुंडली किस धातु की बनी होती है ना, तो एल्युमिनियम का फ्रेम होता है। अच्छा, एल्युमिनियम की क्यों होता है, क्योंकि इसमें है ना, फिर पढ़ेंगे उसके बारे में, है ना। एल्युमिनियम के फ्रेम में तांबे की रहती है ना, देखिए किसकी होती है, एल्युमिनियम के फ्रेम में तांबे की होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहाँ पे देखिए, चलो कुंडली में स्प्रिंग किस धातु की बनी होती है ना, स्प्रिंग जो होगी वो किस धातु की, तो किसकी होती है, फास्फर ब्रॉन्ज की होती है ना। देखो, अगर तांबे की होगी, स्टील की होगी, एल्युमिनियम की होगी, तो वो क्या होगा कि उसमें भी क्या करंट बनेगा, तो किसकी बनती है, ब्रॉन्ज की होती है ना। गैल्वेनोमीटर को अमीटर बदलने के लिए आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए ना, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या, बहुत कम होना चाहिए। आपको पता ही है कि अमीटर का, नॉर्मली अमीटर का जो प्रतिरोध होता है आर, वो कम से कम होना चाहिए, कि अमीटर के अंदर जो करंट जा रहा है वो रुके ना, नहीं तो रीडिंग अच्छी नहीं आएगी ना अगर रुक जाएगा तो क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। वोल्ट मीटर का आदर्श आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, इसमें उल्टा है, इसमें क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए ना। कि कहीं भी सर्किट में अगर वोल्ट मीटर लगा है तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होगा वो अधिक होना चाहिए ना, क्योंकि प्रतिरोध अधिक होगा तभी तो धारा अंदर नहीं जाएगी। अगर धारा अंदर चली गई तो कुछ करंट का फ्लो इधर हो जाएगा, तो रीडिंग अच्छी आ ना पाएगी। तो अपन को पता ही है ना, अपन ने क्लास में पढ़ा था क्या, कि जो अमीटर होता है ना, उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम। और अमीटर कैसे लगाते हैं, सीरीज में। और जो वोल्ट मीटर होता है ना, ये समांतर क्रम में लगाते हैं, तो इसका प्रतिरोध होना चाहिए, है ना, मैक्सिमम होना चाहिए, बहुत अधिक, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। गैल्वेनोमीटर किस
धारा को नापता है ना, ये है ना बी, है ना, किसको नापता है, डीसी को नापता है ना, डायरेक्ट करंट को। एसी को नहीं नापेगा। एसी में क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव आता है ना, तो जो रीडिंग आएगी वो एक बार इधर फिर इधर फिर इधर इधर, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। डीसी को नापता है, किसको नापता है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जानते हो किसका होता है, सेल, ठीक है ना। या एसी को हम रेक्टिफायर लगा देंगे, है ना, क्या लगा देंगे, रेक्टिफायर, तो क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा ना। अभी रेक्टिफायर क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे ना। रेक्टिफायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, डिस्टकारी। डिस्टकारी वह उपकरण होता है जो एसी को इसमें बदल देगा, डीसी में बदल देगा ना। तो ये हम जब सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे, अर्धचालक, वहाँ पढ़ेंगे ना। तो अभी बस इतना कर लीजिए, गैल्वेनोमीटर किस करंट पे काम करता है, तो किस में करता है, डीसी, है ना। डीसी जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कंटिन्यू होता है ना, बैक नहीं होता। एसी में करंट का फ्लो क्या होता है, बैक हो जाता है ना। डीसी करंट मतलब होता है डिस्टकारी ना, डायरेक्ट करंट। इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता रहेगा, कंटिन्यू होता जाएगा, है ना। और एसी में क्या होता है, करंट का जो फ्लो होता है एक बार ऐसे गया फिर ऐसे गया ना, तो मतलब समय के साथ क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। तो आप कर लीजिए गैल्वेनोमीटर किसके लिए होता है, डायरेक्ट करंट के लिए होता है ना, जो सेल का होता है। चुंबकीय क्षेत्र को दुगुना कर दीजिए। अभी अपन ने पढ़ा कि टाउ समानुपाती बी के, तो बी दुगुना हो गया तो ये भी दुगुना हो गया, तो बी ये क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। चलो कुंडली किस, है ना, मोशन कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना। चल कुंडली किस पर लगी होती है ना, अभी पढ़ा है अपन ने, किसमें, एल्युमिनियम के फ्रेम में लगी होती है। इसको याद कर लीजिएगा, किस पर लगी होती है, एल्युमिनियम के फ्रेम में लगी होती है। एल्युमिनियम का फ्रेम का मुख्य कार्य क्या है, डंपिंग प्रदान करना, क्या करना, डंपिंग प्रदान करना। ये पढ़ लीजिएगा, है ना। गैल्वेनोमीटर में डंपिंग का उद्देश्य क्या होता है ना, बी, कुंडली को शीत स्थिर करना। जैसे हम लोहे का लगा देंगे, तो अगर लोहे के ऊपर लपेट देंगे, तो जैसे जब रीडिंग देगा तो वो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो भी चुम्बक बन जाएगा। लेकिन जब एल्युमिनियम का रहेगा तो जल्दी से क्या हो जाएगा, पुनः बैक हो जाएगा ना, जीरो में आ जाएगा। पुनः जीरो में आना को क्या बोलेंगे, डंपिंग कहेंगे ना। तो गैल्वेनोमीटर में डंपिंग का उद्देश्य क्या होता है ना, कुंडली को शीत क्या करना, स्थिर करना, है ना। मतलब जो कुंडली है, कॉइल है, वो जल्दी से क्या हो जाए, स्थिर हो जाए ना, इसलिए ना उस पर विक्षेप ना आए। विक्षेप आएगा तो कुंडली क्या होगी, हिलेगी। गैल्वेनोमीटर में डैम्पिंग किस प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है ना, भंवर धारा। अब भंवर धारा हम अलग पढ़ेंगे, तो ट्रांसफार्मर का टॉपिक पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे भंवर धारा ना, कि अगर फ्रेम लोहे का रहेगा तो उसके अंदर भी करंट फ्लो हो जाएगा, जो मेन करंट को क्या करेगा, है ना, विरोध करेगा ना, एडी करंट बन जाता है ना। एडी करंट क्या होता है, किसी की वायर है और वायर अगर गोल गोल हो गई ना, तो उसके अंदर भी करंट बन जाता है ना, तो जो नया करंट बनेगा उसे क्या बोलेंगे, एडी, तो भंवर धारा। तो एल्युमिनियम के फ्रेम में भंवर धारा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये फिर इसको हम ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। गैल्वेनोमीटर में कुंडली आयताकार क्यों होती है ना, जी, अगर इसलिए कि टॉर्क अधिक आए ना, बल गुण अधिक करने के लिए ना। अगर गोल हो तो कम आएगी ना, तो आयताकार कर देते हैं कि टॉर्क अधिक आए। यदि कुंडली का क्षेत्रफल ए बढ़ा दिया जाए, कुंडली का क्षेत्रफल क्या कर दिया, ए बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, टॉर्क भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि टॉर्क समानुपाती किसके होता है, ए के होता है ना। चलो कुंडली में गैल्वेनोमीटर का पैमाना कैसा होता है ना, तो कैसे होता है, समान होता है ना। समान मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे समान होता है, ठीक है। कुंडली की संवेदनशीलता किस पे निर्भर नहीं करती है ना, तो कुंडली की मोटाई पर निर्भर नहीं करती, किस पे निर्भर करती है, फेरों की संख्या है ना। टॉर्क किसके समान, टॉर्क बराबर कितना होता है, एन, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी, है ना। कुंडली का क्षेत्रफल ए, करंट है ना, कुंडली की मोटाई पर निर्भर नहीं करते, डी आंसर है। आदर्श गैल्वेनोमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए ना। आदर्श गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध, है ना, अधिकतम होना चाहिए ना, ठीक है। जल कुंडली गैल्वेनोमीटर में एसी धारा क्यों नहीं कह सकता ना, कि बी, टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एसी करंट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, है ना, इधर गया फिर इधर हुआ, इसलिए वो चुम्बक तो बनेगी, बनी फिर नष्ट हुई, बनी फिर नष्ट हुई, इसलिए रीडिंग आएगी नहीं, टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा, है ना। गैल्वेनोमीटर किस में काम करता है, ओनली किस में करता है, डीसी में ही क्या करता है, काम करता है। जल कुंडली गैल्वेनोमीटर में टॉर्क का मान किस पे निर्भर करता है ना, टॉर्क का जो मान किस पे निर्भर करता है, धारा पे करता है,
चुंबकीय क्षेत्र पे कुंडली पे ना उपरोक्त में सभी में करता है। गैल्वेनोमीटर में रेडियल बनाने का उद्देश्य क्या होता है ना, अधिकतम और समान टॉरा है ना। ये बोल रहा है कि जो मैग्नेट होती है वो ऐसे गोल क्यों बनाई जाती है ना, जिससे रीडिंग क्या हो, अधिकता है ना। गैल्वेनोमीटर में कुंडली का फ्रेम पे लिपटी होती है ना, तो किस पे लिपटी होती है, एल्युमिनियम, है ना। क्यों, अगर लोहे में आएगी तो एडी करंट आ जाएगा, है ना, जो उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। जो तांबे में करंट जा रहा है उसका विरोध कर देगा, जिसमें तांबे वाला करंट कम हो जाएगा। इसमें हम एल्युमिनियम लेते हैं ना, तो एल्युमिनियम में एडी करंट क्या होता है, एडी करंट मतलब भंवर धारा कम होगी ना। एल्युमिनियम का फ्रेम का मुख्य लाभ क्या है ना, भंवर धारा का मुख्य लाभ क्या है ना, भंवर धारा द्वारा डैम्पिंग है ना, भंवर धारा है ना मेन करंट को क्या इफेक्ट ना करे, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का पैमाना क्या होता है ना, जो का पैमाना जो होगा क्या होगा, समान होगा ना। जैसे 0, 1 है ना, 2, ठीक है, 3 है ना, तो यहाँ भी 1, 2 समान डिस्टेंस में होगा। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, तो आपको पता ही है ना, क्या जोड़ते हैं, संत प्रतिरोध जोड़ते हैं ना, अभी पढ़ चुके हैं अपन। वोल्ट मीटर को आदर्श आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए ना, बहुत अधिक होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर को एसी का प्रयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि क्या आपको पता ही है कि तार में एसी करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो एक बार इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हुआ उतने समय में बैक हो गया, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जो रीडिंग होगी वो नहीं आ पाएगी, तो औसत टॉर्क जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर किसके लिए होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीसी के लिए ना। गैल्वेनोमीटर में फेरो की संख्या बढ़ा दी जाए, है ना, तो टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा ना। गैल्वेनोमीटर में है ना किस सिद्धांत पे करते हैं ना, धारा बहन पे कुंडली पे लगने वाला बल, जैसे करंट का फ्लो होगा तांबे की कॉइल में तो चुंबक बन जाएगी, उसमें लगने वाला फोर्स, ठीक है। एक चंद्र गैल्वेनोमीटर में है ना, अब ये नंबर इसको याद कर लीजिएगा, फेरो की संख्या 50, बी 0.5 टेस्ला, एम्पेयर इतना है ना, और करंट इतना है ना, ये एरिया है ना, एरिया इतना। तो हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे, ये फॉर्मूला हो गया, इसको सबको फॉर्मूले में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा ना, घर में कॉपी में कर लीजिएगा। यदि गैल्वेनोमीटर की धातु को दोगुना कर दिया जाए ना, धारा को दोगुना करे तो रीडिंग भी क्या होगी, तो आपको पता है कि रीडिंग क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, क्योंकि टॉर्क समानुपाती किसके होता है, धारा के। यदि गैल्वेनोमीटर का उपयोग है ना 1 माइक्रो एम्पीयर धारा से 10 डिवीजन विचलन होता है तो 2 एम्पीयर में कितना होगा, 20 होगा। अब पता है ना कि जो टॉर्क है ना होता है, टॉर्क मतलब बला गुण समानुपाती होता है करंट के 10 एम्पीयर है ना, तो रीडिंग आ रही है 2, है ना, तो अगर 2 एम्पीयर हो जाएगा तो रीडिंग आएगी कितनी, 20 होगी, डबल हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर में कुंडली में विक्षेप 3 गुना कर दिया जाए तो टॉर्क भी क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। अगर कॉइल का एरिया जो है वो 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो जो रीडिंग भी होगी वो 3 टाइम्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टॉर्क समानुपाती क्या होता है, ए के, तो ए अगर कितना हुआ 3 तो ये भी कितना हो जाएगा, 3। गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं ना, फेरो की संख्या बढ़ा देंगे। अगर फेरो की संख्या बढ़ा देंगे तो जो कॉइल में रीडिंग आ रही है वो और जल्दी आएगी। यदि चुंबकीय क्षेत्र बी है ना को आधा कर दिया जाए तो आपको पता ही है कि टॉर्क समानुपाती बी, तो बी अगर 2 हो गया तो ये भी 2 हो जाएगा, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर में अब एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में ये वैल्यू लिखिए, एन है ना 100 है, बी इतना, इसको हम फॉर्मूले में रख के करके निकाल देंगे, इसको में प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, ठीक है। तो हाँ ये पढ़ लीजिएगा, जो धारा होती है आई है ना, धारा आई है ना, जैसे समानुपाती होता है विचलन है ना, विक्षेप, उससे हम निकाल देते हैं। इसका फार्मूला हो गया, ई किसके लिए, डीसी के लिए, एसी में क्या होता है, 0 होता है ना। इसको अच्छे से क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ना जितने भी क्वेश्चन हैं, और जब भी आप पढ़िएगा उसका बार बार आप क्या करिए, रिवीजन करिए ना। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जीएस है, इंग्लिश है ना, तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, अपने रिवीजन में फोकस करना है। जैसे आपने आज पढ़ा कल उसको फिर रिवाइज करना है ना।